नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हुए हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर के। इससे पहले हमने केमिस्ट्री को स्टार्ट किए थे, पदार्थ चैप्टर को स्टार्ट किए थे और उसमें जो है सो 2-3 क्लास ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। उसको आप देख लीजिएगा कि 2-3 क्लास इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे पहले टुकड़ों में हमने और भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिए थे, लेकिन पदार्थ चैप्टर से जो स्टार्ट हुआ था उसमें जो है सो 2 क्लास अपलोड किया जा चुका है। ये तीसरा क्लास है, समझ रहे हैं ना। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो हमने बताए थे कि रासायनिक आधार पर पदार्थों के जो वर्गीकरण था, आज इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो में हमने भौतिक आधार पर जो ठोस, द्रव, गैस था, इन तीनों के बारे में हमने अच्छे से डिटेल से आपको समझा दिए थे और इसमें इसका 5 अवस्था बताए थे मुख्य रूप से, तो उसके बारे में हमने जिक्र कर चुके हैं ऑलरेडी। आज के इस वीडियो में हम आपको रासायनिक टाइप से बताएंगे। तो पदार्थ का जो रासायनिक वर्गीकरण था ना, उसमें हमने क्या देखे थे कि रासायनिक वर्गीकरण में इसका जो भाग बांटे थे रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का जो भाग था अवस्था, इसके आधार पर पदार्थ के जो भाग था वो 2 भागों में बांटा गया था। एक भाग का नाम हमने शुद्ध पदार्थ दिए थे और दूसरे को हमने अशुद्ध पदार्थ बोले थे, ठीक है ना। तो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ ये रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किए थे और उसी में फिर हमने बताए थे कि ये जो शुद्ध पदार्थ है ना, शुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांटा गया था। एक भाग को हम तत्व कहते हैं और दूसरे भाग को यौगिक कहते हैं। तो इसके बारे में बातें करना है। उसके बाद देख लीजिए अशुद्ध पदार्थ है ना, तो अशुद्ध पदार्थ को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। इसका भी 2 अपना अलग प्रकार होता है, भाग होता है। एक भाग का नाम है समांग, या फिर अशुद्ध को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मिश्रण है, या फिर इसी को हम मिश्रण भी कह सकते हैं, मिश्रण, ठीक है ना। अशुद्ध पदार्थ के लिए या मिश्रण के लिए बात एक ही है, क्योंकि मिश्रण मतलब साफ शब्दों में स्पष्ट है कि उसमें किसी भी 2 अन्य भिन्न भिन्न पदार्थ जो है आपस में मिले हुए रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अशुद्ध मतलब क्या हो सकता है कि इसमें कई अन्य प्रकार के पदार्थ होंगे जिसको आपस में मिला दिया गया होगा, तो ये भी क्या कहलाएगा, तो अशुद्ध पदार्थ है। तो मिश्रण और अशुद्ध दोनों एक ही बात होता है, समझ गए। इसका जो प्रकार होता है 2 प्रकार का होता है, एक समांग मिश्रण होता है और दूसरा होता है विषमांग मिश्रण, ठीक है। अब समांग मिश्रण मतलब ये वास्तविक विलयन हो जाता है, वास्तविक मिश्रण कह सकते हैं इसको, तो वास्तविक। और ये जो होता है ना, ये जो है सो आपका क्या कहते हैं, विषमांग है ना, तो विषमांग का भी अलग से 2 प्रकार होता है। एक प्रकार को हम लोग कहते हैं निलंबन और दूसरे को कोलाइड कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जो है सो मिश्रण के बारे में भी बताएंगे और उसके बाद तत्व और यौगिक को पहचानने की जो तरीका है उसके बारे में भी बातें करेंगे। तत्व जो आप देख पा रहे हैं ना, इस तत्व का भी 2 अलग से अपना एक प्रकार है जिसको हम लोग धातु और अधातु के रूप में पढ़ते हैं, वो तत्व ही कहलाता है, धातु और अधातु। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव, गैसों के बारे में पढ़ा चुके थे। तो शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो में। तत्व की पहचानने के लिए परमाणु क्या होता है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ से आपको समझना है कि तत्व आखिर होता क्या है, समझ गए ना, तत्व होता क्या है। तो तत्वों के बारे में बताना है कि जब भी कभी हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो ये हमेशा स्वतंत्र अवस्था में होती है। जैसे अगर हम ऑक्सीजन लिख रहे हैं तो ऑक्सीजन के लिए क्या लिखना होगा, हमें ओ लिखना पड़ेगा, ओ फॉर ऑक्सीजन हो जाता है। तो मतलब ये क्या है, तत्व है, सिर्फ एक ही है, अकेले है, तो ये तत्व हो जाएगा। अगर मान लेते हैं हम कार्बन लिखना चाहते हैं तो सी लिख देते हैं, तो सी भी क्या है, तत्व हो जाएगा। क्लोरीन लिखना चाहते हैं तो क्लोरीन भी क्या हो जाएगा, Cl फॉर क्लोरीन होता है, ये भी क्या हो जाएगा, तो एक तत्व हो जाएगा। इसलिए आपको सिखाया भी गया होगा या फिर सीखने का मौका भी कभी मिला होगा कि तत्व का नाम, उसका संकेत है ना, उसका द्रव्यमान, परमाणु संख्या, ये सब चीज़ जो है सो आपको याद करने के लिए भी मिला भी होगा और नहीं मिला होगा तो आज हमसे सीख लीजिए, आपको इसको सीखने का मौका मिल रहा है। जैसे कि कहता है कि तत्व का नाम सुनाइए, तो आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार से जो है इसका एक लिस्ट बना हुआ रहता है, जो कम से कम आपको जो है सो सिखाया जाता है कि 20 को जो है सो तत्व का नाम याद रख लीजिए, इसका संकेत याद रख लीजिए, इसका परमाणु संख्या याद रख लीजिए, और उसके बाद जो है सो आपको इस पर जितने भी क्वेश्चन रहेगा वो सब का सब आप आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि इसी पर जो है सो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी अगर बनाते हैं तो उसका भी क्वेश्चन जो है सो इसी के आधार पर बनता है। इसलिए इन चीज़ों को कम से कम ये बेसिक 20 से 25
या मोटा मोटी मान चलते हैं कि 30 तक अगर आप याद कर लेते हैं ना तो आसानी से आप सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं इजीली ढंग से। समझ गए ना। तो तत्व के बारे में आपने समझ लिया कि अकेले अकेले रहता है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, तत्व कहता है। अब यौगिक क्या होता है, तो देखिएगा इसमें तत्वों के योग से, तत्वों के मिलने से जो नया स्वरूप बनता है ना, उसी को हम यौगिक कहते हैं। हालांकि हम ये एकेडमिक की तैयारी नहीं करा रहे हैं जो इसका डिफिनेशन बैठ के हम आपको लिखाते रहे, ये एकेडमिक के लिए नहीं है, ये आपका कंपटीशन के लिए है। कंपटीशन में क्या होता है कि हर चीज़ों का एक निचोड़ निकाल करके उसके बाद आपके सामने रखा जाता है, उसमें डिफिनेशन का कोई बहुत बड़ा भूमिका नहीं होती है, इसलिए डिफिनेशन पे हम बातें भी नहीं करते हैं। हम केवल और केवल इसका निचोड़ जो है उसको पहचानने की तरीका बता रहे हैं कि आप इसको कैसे पहचानेंगे कि कोई तत्व है या फिर कोई यौगिक लिखा हुआ है। समझ गए, हम ये बताने की प्रयास कर रहे हैं आपको। तो जब कभी भी देखिएगा दो तत्वों को आपस में संयोग हो जाता है तो उसी से जैसे यौगिक का निर्माण होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने के बाद जो है जल का निर्माण होता है और जल का फॉर्मूला H2O होता है। तो H2O क्या हो जाएगा, एक यौगिक हो जाएगा। H2O कहेगा तो ये एक यौगिक हो जाएगा। समझिए, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्वों को मिलने के बाद जो है सो ये यौगिक का निर्माण करता है। समझ में आ गया। अगर H2SO4 भी लिख देते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, यौगिक ही हो जाएगा, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका यौगिक कहलाएगा। और जबकि ये अकेले अकेले अवस्था में रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, तो तत्व कहलाएगा। ठीक है। एक और है, जैसे कि अगर कोबाल्ट कहते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, C और O लिख देते हैं तो ये क्या हो जाता है, कोबाल्ट। बड़ा C लिखते हैं, स्मॉल O लिखते हैं तो ये कोबाल्ट का फॉर्मूला हो जाता है। लेकिन कई बार होता है क्या कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब उसको CO लिखाया जाता है तो बड़का C और बड़का O डाल देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को दर्शाता है, ये कोबाल्ट को नहीं दर्शाता है। तो मतलब ये क्या है कि इसमें दो तत्व मिला हुआ, एक जो है सो कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है, दोनों को मिलने के बाद जो है सो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ है। तो यह क्या है, तो एक यौगिक में रखा जाएगा, इसको तत्व में नहीं रखा जाएगा। तो आपने अच्छे से समझ लिए कि तत्व का पहचानने का तरीका क्या है और यौगिक के पहचानने का तरीका क्या है। अब इसके बाद आता है इसमें परमाणु संख्या या परमाणु। तो परमाणु क्या होता है, तो इसके लिए आपको बताना है कि तत्व की जो सबसे छोटा का न्यूनतम कण जो होती है उसी को हम परमाणु कहते हैं। समझ गए, उसी को हम क्या कहेंगे, परमाणु। अब परमाणु के अंतर्गत भी और भी छोटे छोटे कण होते हैं, लेकिन इसको आगे की क्लास में बताएंगे। इस क्लास में आपको केवल इतना समझना है कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है और परमाणु क्या होता है। समझ गए। चलिए, इसके बाद यहाँ के बाद हम आगे की ओर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन को अगर आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन तत्व है, कौन यौगिक है, कौन मिश्रण है। मिश्रण के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले। मिश्रण के बारे में बताना है कि जिसका कोई फॉर्मूला ही ना लिखा जाए उसी को मिश्रण कहते हैं। जिसका कोई फॉर्मूला ही ना लिखा जाए उसी को मिश्रण कहते हैं। जैसे बारूद कह दिया तो बारूद का हम फॉर्मूला कभी जो है सो जानते हैं, बारूद का कोई फॉर्मूला भी नहीं लिखते हैं, तो इसलिए बारूद क्या हो जाएगा, तो मिश्रण हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको कह दे वायु, तो वायु का भी फॉर्मूला हम लोग जो है सो आज तक नहीं लिखे हैं कभी, तो ये वायु भी क्या हो जाएगा, तो मिश्रण हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 4 10 क्वेश्चन हम आपके सामने अभी करवाते हैं, उसका आंसर आप लोग भी कीजिएगा और देखिए आपका कितना सही होता है और कौन कौन सा क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन आपको जैसे पूछ लिया पोटेशियम, अब पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है। 3 आपके सामने शब्द है, 3 जो है सो आपके सामने ऑप्शन है। इसी तीनों ऑप्शन में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन तत्व है, यौगिक है या फिर मिश्रण है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पोटेशियम। तो पोटेशियम का क्या हो जाता है, के हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला। तो के एक अकेला हो जाएगा, तो अकेला जब रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो तत्व कहते हैं। अगर साथ साथ मिल जाता है 2 या 2 से अधिक तत्व तो उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। ठीक है ना, उसको यौगिक कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे इसको तत्व, ये तत्व हो गया, इसका आंसर तत्व हो जाएगा। अगर इसी में आपसे पूछ लिया जाएगा कि वाष्प के बारे में पूछेगा तो बताइए वाष्प क्या है। वाष्प जो है वो तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है। तो इसके लिए आपको बताना है कि यह वाष्प जो है वो यौगिक है, क्योंकि ये जल का ही अंश माना जाता है वाष्प। तो जल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं H2O होता है। तो इस आधार से आप इसको क्या बोलेंगे कि यह जो है सो यौगिक है। ठीक है, ये यौगिक हो जाएगा। उसके बाद बारूद कहेगा आपसे, तो बारूद के लिए क्या बताएंगे,
बारूद। तो बारूद के लिए बताएंगे कि बारूद का कोई फॉर्मूला ही नहीं जानते, इसलिए ये क्या हो जाता है, मिश्रण। मिश्रण, ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन इसी में आपसे पूछ लिया जाए, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए इसी क्वेश्चन में बारूद के बाद वायु पूछ लिया, हवा। वायु मतलब हवा। तो हवा क्या है, हवा बताइए तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है। तो हवा का भी कोई फॉर्मूला आप लोग जो है सो अभी तक सीखे नहीं होंगे, ना ही इसका फॉर्मूला जो है सो जानते हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, तो मिश्रण हो जाएगा, मिश्रण। ठीक इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए टंगस्टन, टंगस्टन, ठीक है। तो टंगस्टन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, डब्लू होता है। तो डब्लू क्या हो जाएगा, ये अकेले अकेले आता है, तो यह क्या हो जाएगा, तो तत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको लेकर के समझना है, सीखना है, जिसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं उसे हम यौगिक कहेंगे, और जिसका जो फॉर्मूला नहीं लिखा जा सकता है उसको हम मिश्रण कहेंगे, और जो अकेले अकेले रहता है, स्वतंत्र रहता है, उसको हम लोग तत्व कहते हैं। इस प्रकार से आपको खोजना है, समझना है कि कौन अकेले अकेले आ रही अवस्था में उसको तत्व कहना है, जो दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से बना है उसको यौगिक करना है, और जिसका कोई फॉर्मूला ही ना लिखा जाए उसे हम मिश्रण कहेंगे। समझ गए इतनी बातें। चलिए उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं हम इस भाग को। धातु और धातु के बारे में डिटेल में क्लास लिया जाएगा, घबराइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुख्य रूप से आपको इस शब्दों को परिचित कराने के लिए हमने यहाँ पे जिक्र किए हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि मिश्रण के बारे में। मिश्रण क्या होता है ये तो बता दिए। अब समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण क्या होता है, मुख्य रूप से तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है विषमांग मिश्रण से। इसमें निलंबन आपसे पूछा जाएगा, कोलाइड के बारे में पूछा जाएगा कि निलंबन क्या होती है, कोलाइड क्या होती है। तो निलंबन के बारे और कोलाइड के बारे में बताएं। अगर हम विषमांग मिश्रण का मतलब ये समझ लेना है कि अगर दो पदार्थों को मिला दें और दोनों ही पदार्थ एक दूसरे में अच्छे से समायोजित ना हो सके तो उसी को हम लोग विषमांग मिश्रण कहेंगे। समांग मिश्रण का मतलब वो होता है कि दो पदार्थों को मिलाने के बाद उसका कण जो है एक दूसरे के कणों के बीच जो है सो अच्छे प्रकार से मिलावटें हो जाती है, तो उसको हम समांग मिश्रण कहते हैं। जैसे शरबत को यदि आप लोग पीते होंगे और उसमें चीनी और पानी को मिला करके घोर करके उसके बाद अगर आप लोग पीते होंगे तो उसके गिलास के ऊपर वाला पानी का स्वाद उतना ही मीठा होता है जितना कि उसके पेंदे वाला जो है सो पानी का स्वाद होता है, क्योंकि चीनी का जो कण है वो ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से हर एक कणों में जो है सो पानी के हर एक कणों में और चीनी जो है सो उसमें घुल करके पूरा मिठास ला देता है। ये नहीं कि ऊपर वाला मीठ हो जाएगा और नीचे वाला जो है सो फीका ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ पे शरबत जो होगा वो समांग मिश्रण के अंतर्गत आ जाएगा। और विषमांग मिश्रण कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कभी दो पदार्थों को मिलाइए वो अच्छे से एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकता है, नहीं मिलता हो तो उसी को हम क्या कहेंगे, तो विषमांग मिश्रण कहेंगे। ठीक है। अब इसका जो प्रकार है निलंबन और कोलाइड। तो निलंबन क्या होता है इसके लिए बताना है कि जब कभी भी पदार्थ के छन्ना पत्र पर छानने के बाद उसका कुछ कण निकल के आ जाए सामने, तो उसको हम लोग निलंबन कहेंगे। निलंबन भी क्या है, विषमांग मिश्रण का जो मतलब अच्छे से दो पदार्थ अच्छे से मिला हुआ नहीं होता है उसी को तो निलंबन कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, विषमांग मिश्रण कहते हैं। अब उसमें जो है सो निलंबन, तो ये तो स्वाभाविक है कि जब मिलता नहीं है तो उसे निलंबन भी तो ऐसा ही होगा जो मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये निलंबन होती है। निलंबन के बारे में और भी अगर बताते हैं तो इसके बारे में आपको बताना है कि निलंबन का जो कण होता है ना वो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। निलंबन का कण इतना छोटा होता है कि ये जो है सो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बराबर होते ही है। और इसके बारे में ये बताना है कि जब इसको हम छन्ना पत्र पे छानते हैं, क्योंकि ये निलंबन है मतलब विषमांग मिश्रण है तो कुछ ना कुछ छन के तो आएगा जरूर। तो छन्ना पत्र पर छानने के बाद जो है सो उसमें से कुछ ना कुछ अवशेष के रूप में आ ही जाता है छन्ना पत्र पर। छन्ना पत्र कहने का मतलब क्या, जैसे कि हम चाय को छानते हैं तो चाय जो हम लोग जो पीते हैं वो चाय को जब बनाया जाता है तो उसमें चाय पत्ती को मिलाया जाता है और दूध होती है और हो सकता है तो उसमें कुछ मात्रा में पानी भी मिलाया जाता है। तो उसको छानने के बाद छन्ना पत्र पर जब उसको छानने के बाद पता चलता है कि उसमें से चाय पत्ती बाहर निकल जाती है, तो मतलब ये वो क्या है, मिश्रण है। मिश्रण में जो है सो चाय पत्ती बाहर निकल जाती है तो चाय पत्ती ही क्या हो जाएगा, यहाँ निलंबन का उदाहरण माना जाएगा इसको। यानी कि ये छन्ना पत्र पर निकल के बाहर आ जाती है। जबकि कोलाइड के बारे में पूछा जाएगा तो कोलाइड के लिए बताना है कि इसका जो कण होता है वो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻⁻7 सेंटीमीटर तक की होती है। और ये छन्ना पत्र पर छन के कुछ भी नहीं आता है तो अशुद्ध ये भी मिश्रण है।
क्योंकि दो पदार्थ का यहाँ से टाइप ही चल रहा है विषमांग, तो विषमांग का ही ये उदाहरण है कोलाइड। तो इसकी आकार तो पूछ लिया, लेकिन इसमें छन्ना पत्र पर छानने के बाद कुछ ना कुछ जो है इसमें अवशेष नहीं निकलता है, इसमें निकल जाता है। जैसे नाली का पानी अगर ले लेते हैं तो निलंबन के लिए नाली का पानी अगर ले लेते हैं तो उसमें भी छन्ना पत्र पर जब उसको छानते हैं तो उसमें से कचरा निकल के आ ही जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, निलंबन हो जाएगा। कोलाइड जैसे कि ओस, कुहासा, तो कुहासा के बारे में बताना है कि कहीं कहीं पे आप लोग देखते होंगे कि कहीं कहीं पे अत्यधिक कुहासा लगा हुआ रहता है, बहुत घना मात्रा में होता है, और कहीं कहीं पे जाते हैं तो पता चलता है कि कुहासा एकदम बिल्कुल गायब हो गया, कुहासा है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, उसका प्रयोग कीजिए, एक चाहे छन्ना ले लीजिए और उसके बाद जो है मोटरसाइकिल पर बैठ जाइए और पूरे जहाँ जहाँ पे कुहासा आपको दिख रहा है ना, वहाँ पर छन्ना लेकर के उसको छानिए और देखिए उसमें से कुछ निकल के आता है, तो आप क्या रिजल्ट पाएंगे कि आपके छन्ना पत्र में कुछ भी छना करके बाहर नहीं आया, लेकिन फिर भी वो विषमांग मिश्रण है, तभी तो कहीं पे ज़्यादा कुहासा और कहीं पे नहीं के बराबर कुहासा है, तो इसलिए विषमांग मिश्रण फैला हुआ है। तो ऐसे उदाहरण जो है सो किसका होता है, तो कोलाइड का होता है, जो विषमांग तो है परंतु वो चाहे छन्ना पत्र पर कुछ भी नहीं निकल के आता है, कुहासा। समझ गए ना, तो ये हो गया इसका उदाहरण। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको निलंबन और कोलाइड भी समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर आपको जो है सो कोलाइड के बारे में और भी डिटेल से क्वेश्चन किया जाता है। इसी में आपको सॉल क्या होता है, एरोसोल क्या होता है, जेल क्या होता है ना, पाइस या इमल्सन क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा, और उसके साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि जो है सो एरोसोल का एग्जाम्पल क्या है, पाइस का इमल्सन जो है उसका वो जो है सो एग्जाम्पल क्या है, इन चीज़ों के बारे में भी पूछा जाएगा। तो चलिए इसका उदाहरण आपको पहले समझ लेना होगा कि इसका उदाहरण क्या है। जैसे इसका टाइप के बारे में अगर हम बातें करें, कोलाइड के प्रकार के बारे में यहाँ लिख लेते हैं, कोलाइड के प्रकार। इसके प्रकार में आप ध्यान रखेंगे, सॉल होगा, एरोसोल होगा, पाइस होगा, जेल होगा। अब इसके जो है सो आपको उदाहरण को समझना है कि इसका जो उदाहरण है ना, यही आपको मुख्य रूप से पूछा जाएगा। तो चलिए उदाहरण को समझिए। तो इसके उदाहरण जो है सो कुछ इस प्रकार का है, इसको आपको समझना है। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, क्या कहता है, सॉल। तो सॉल का जो उदाहरण होता है, इसमें रंग हो सकता है और स्याही हो सकता है। तो रंग टाइप का जो भी पदार्थ होगा वो सब का सब सॉल का उदाहरण माना जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर सॉल का एग्जाम्पल पूछा जाएगा या फिर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि स्याही जो है सो सॉल है, एरोसोल है, या पाइस है, या जेल है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपको बताना है कि ये क्या है, तो सॉल है। एरोसोल के लिए पूछेगा तो बादल हो गया, कुहासा हो गया, ये सभी क्या है, तो एरोसोल कहलाएगा। इसके बारे में भी ध्यान में रखना है, इसका उदाहरण को आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पाइस के लिए बताना है तो इसमें दूध हो जाएगा, मैग्मा हो जाएगा, रक्त हो जाएगा। मैग्मा कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के नीचे जो आप लोग जानते हैं कि तरल पदार्थ है, जो कभी कभी क्या होता है कि ज्वालामुखी के रूप में जो है सो नीचे से धधकती हुई आग के रूप में जो है सो निकल के आती है ऊपर और ज़मीन पे आकर के वो छा जाती है, वो चट्टान का भी रूप ले लेते हैं। तो पृथ्वी के अंदर जब तक वो रहती है तब तक वो मैग्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जेल के लिए बताना, जैसे कि मक्खन हो गया, क्रीम हो गया, ये सभी किसका उदाहरण है, तो जेल का ये उदाहरण माना जाएगा। समझ गए। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हमने डिस्कशन किए, और शुद्ध पदार्थ क्या होती है, यानी कि मिश्रण क्या होती है, उसके बाद जो है सो शुद्ध पदार्थ में तत्व यौगिक के बारे में दिखा दिया हमने आपको। उसके बाद यहाँ पे जो है सो निलंबन के बारे में, कोलाइड के बारे में। समांग मिश्रण का तो कोई विशेष रोल नहीं होता है, इसलिए इस पर हम डिस्कशन भी नहीं किए हैं। जहाँ से क्वेश्चन आपका टू द पॉइंट क्वेश्चन जहाँ से बनने वाला होता है, हमने उसी चीज़ों को जिक्र किए हैं। समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है सो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, इतना ही वीडियो को रखते हैं, और इसी प्रकार का वीडियो आपको अगर पर डे चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। हमारे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।